फ्रेंड, माय ऑल डियर फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम पॉलिटिकल साइंस के खासकर यूजी और पीजी के जो चैप्टर्स हैं मैं उनको टच करने का प्रयास करूंगा। जिसके पिछले क्रम में मैंने अभी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड स्कोप के बारे में आपको बताया था। और आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो थॉट है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें प्लेटो से लेकर अरस्तु, मैकियावेली, हाब्स, लॉक, रूसो, बोधा, ग्रीन, ये तमाम जो विद्वान हैं हम उनको टच करने की प्रयास करूँगा। जिसके क्रम में आज हम अरस्तु को टच करने का प्रयास करेंगे। अरस्तु का जो चैप्टर है उसको छूने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अरस्तु इज ए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो अरस्तु को न जानता हो। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि करीब 384 ईसा पूर्व एथेंस एक जगह है, यूनान में एक एथेंस जगह है, उसी के 384 ईसा पूर्व मकदूनिया एक जगह है, उसके स्टेगिरा नामक तट पे 384 ईसा पूर्व अरस्तु का जन्म हुआ था। अरस्तु बचपन में ही काफ़ी एक गरीब माहौल में पैदा हुआ था, एक पुअर फैमिली में बिलोंग किया था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो दिमाग था, अरस्तु का जो दिमाग था वो बहुत ही तेज़ था। अरस्तु का जो माइंड था वो बहुत ही व्यापक था, बहुत ही तेज़ था। और वो धीरे धीरे अपने दिमाग का प्रयोग करता गया और काफ़ी विलक्षण प्रतिभा का धनी था अरस्तु। और आगे चल के वो प्लेटो का शिष्य बन गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्लेटो ने भी राजनीति पर विचार किया हुआ है, अरस्तु ने भी राजनीति पर विचार किया हुआ है। और अरस्तु जो था, जिसे हम एरिस्टोटल भी कहते हैं, वो 384 ईसा पूर्व, मैंने अभी आपको बताया था कि मकदूनिया के तट पे स्टेगिरा नामक स्थान पे उसका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व। लेकिन बाद में वो प्लेटो के शिक्षण अकादमी में शामिल हो गया। और जब अरस्तु ने जब प्लेटो के शिक्षण अकादमी में शामिल हुआ तो उसका दिमाग काफ़ी तेज था। और यही वजह था कि प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु की प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे अकादमी का मस्तक भी कहते थे। सच अमेजिंग पर्सनालिटी, अरस्तु सच अमेजिंग पर्सनालिटी, वो विलक्षण प्रतिभा का धनी था। और प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु के से काफ़ी प्रभावित था और हमेशा उससे प्रभावित होकर के उसे और इनकरेज करता था प्लेटो। और बाद में काफ़ी दिन तक एथेंस में सत्ता का परिवर्तन हो गया और काफ़ी दिन तक अरस्तु अपने एथेंस को छोड़ करके इधर उधर घूमता भी रहा। लेकिन बाद में फिर वो वापस एथेंस आया और एथेंस में एक शिक्षण अकादमी की स्थापना की, जो बाद में चलकर लीसियम नाम से विख्यात हुआ। लीसियम वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था जो अरस्तु ने शुरू किया था एथेंस में, जो बाद में लीसियम के नाम से विख्यात हुआ। जैसा कि हम अपने विद्यार्थियों को बता दें कि हम वास्तव में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को क्यों कहते हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। क्योंकि प्लेटो ने भी राजनीति पर विचार किया हुआ है, अरस्तु ने भी राजनीति पर विचार किया हुआ है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि प्लेटो जो था वो कल्पनावादी विद्वान था। वो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता था। वो हमेशा कल्पना के लोक में खोया रहता था। वो हमेशा सिर्फ आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में बात करता है। कभी भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए कभी कुछ ने कोशिश नहीं किया, हमेशा कल्पना रूपी लोक में खोया रहता था। इस वजह से अरस्तु प्लेटो को एक कल्पनावादी विद्वान भी कहते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे विद्वान, जहाँ तक मैं अपने आप को विद्वान तो नहीं मानता, लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि जो प्लेटो था एक कल्पनावादी विद्वान था, कल्पना के लोक में हमेशा खोया रहता था और सिर्फ राजनीति तक सीमित रखा। वो कभी ये कोशिश नहीं किया कि राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाया जाए ताकि स्वयं एक विज्ञान का दर्जा दिया जाए, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाए। ये तमाम चीज़ें कभी प्लेटो ने किया नहीं। सिर्फ अपने जो विचार थे उसमें सिर्फ इस बात पे बल दिया कि राजनीति में
जो आदर्श राज्य है वो कैसा होना चाहिए, इन तमाम बातों का उसने जिक्र किया। और यही वजह है कि हम प्लेटो को एक कवि तो कह सकते हैं, एक विद्वान तो कह सकते हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेटो एक कल्पनावादी विद्वान था। जबकि अरस्तू की जब हम बात करें तो अरस्तू ने हमेशा राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने की कोशिश की, एक इंडिपेंडेंट विज्ञान बनाने की कोशिश की, एक स्वतंत्र विज्ञान बनाने का दर्जा उसने लाने की कोशिश की। वो हमेशा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। राज्य कैसा होना चाहिए उसके लिए तमाम बातों का उसने जिक्र किया। सरकार के जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनका भी जिक्र किया। और हमेशा वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से वो अपने सिद्धांतों में इस वैज्ञानिक पद्धति को प्रयोग किया। और यही वजह है कि राजनीति विज्ञान का पिता हम अरस्तू को मानते हैं, क्योंकि अरस्तू जो था वो हमेशा वास्तविकता के धरातल पे काम किया, इन रियलिटी वो काम किया, और हमेशा वास्तविकता के धरातल पे रह कर उसने काम किया और राजनीति में उसने वैज्ञानिक पद्धति को लाया। इसके अलावा तमाम जो सरकार के जो तीनों अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों की जो शक्तियां हैं उनका जिक्र किया, जिसे हम पावर ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत भी कहते हैं। ये पावर ऑफ सेपरेशन कैसा होना चाहिए, इन तमाम बातों का उसने अरस्तू ने जिक्र किया। और यही वजह है कि अरस्तू ने बाद में चलकर वैसे तो अरस्तू ने कई सारे मनोविज्ञान, नीति शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तमाम विषयों पे उसने ग्रंथ लिखे हैं। करीब अगर कुल हम ग्रंथ का एक लेखा जोखा करें तो करीब 400 के आसपास उसके ग्रंथ हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति के ग्रंथों की बात है, उसने 2 ग्रंथ सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। पहला है पॉलिटिक्स, जो कुल 8 भागों में डिवाइड हुआ है। पॉलिटिक्स में आपको बता दूं, पॉलिटिक्स अरस्तू का सबसे इम्पोर्टेंट ये ग्रंथ है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है, जो रचना है, वो पॉलिटिक्स है, जो कुल 8 भागों में डिवाइड है। एक तरह से तमाम विद्वान इस रचना को अप्रिशिएट करते हैं, और पूरी जो अरस्तू का जो पूरी थियरी है वो पॉलिटिक्स में ही आप पाएंगे। और उसके अलावा एथेंस का संविधान है, जो हमने बताया कि 2 उसके जो महत्वपूर्ण जो किताबें हैं, पॉलिटिक्स और एथेंस का संविधान। मैं अपने छात्र छात्राओं को ये भी बता दूं कि जो अरस्तू था वो प्लेटो का शिष्य था। ये सही बात है कि अरस्तू से पहले प्लेटो ने ही राजनीति पर जिक्र किया था, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अरस्तू एक यथार्थवादी विद्वान था, प्लेटो एक कल्पनावादी विद्वान था। जो सबसे बड़ा अंतर है यही है कि अरस्तू राजनीति को हमेशा स्वतंत्र विज्ञान बनाने पर बल दिया, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया, जबकि प्लेटो जो था वो हमेशा यथार्थवादी दुनिया में लीन था, एक निगमात्मक पद्धति का प्रयोग करता था, और सिर्फ उसकी कोशिश ये थी कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इस बात पर उसने बल दिया। मैं अपने छात्र छात्राओं, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि अरस्तू जो था, इन्हें एरिस्टोटल भी कहते हैं। एथेंस में 384 ईसा पूर्व उसका जन्म हुआ था, और ये राजनीति विज्ञान का पिता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, और जिसे हम एरिस्टोटल भी कहते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान। हम आगे अरस्तू की और सारी बातों को भी टच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि हम प्लेटो को क्यों नहीं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ी जो रीजन है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहने के लिए कि राजनीतिक विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा अगर किसी व्यक्ति ने दिया हुआ है तो वो सिर्फ अरस्तू है, सिर्फ अरस्तू। प्लेटो हमेशा सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक प्लेटो अरस्तू की बात है, पावर ऑफ सेपरेशन, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करना, इसके अलावा सरकार के जो तीनों अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, उसके बारे में व्याख्या करना, उसकी शक्तियों का
इम्प्लीमेंट करना, उसकी शक्तियों को बताना कि कौन कौन से शक्तियाँ हैं लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के एंड जुडिशरी के। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, उस वजह से हम कह सकते हैं कि अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का पिता है, प्लेटो को हम नहीं कह सकते। फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लेटो की जो पद्धति थी वो निगमनात्मक पद्धति है। एक निगमनात्मक पद्धति का जो प्रयोग करने वाला जो विद्वान होता है, वैज्ञानिक होता है, उसे हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो राजनीति विज्ञान का पिता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीति पर प्लेटो भी अपना विचार दिया हुआ है, और लेकिन प्लेटो को हम राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कह सकते, सिर्फ अरस्तु को ही पिता कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। अगर आप हमसे पूछेंगे कि कौन कौन से कारण हैं कि जिनके आधार पे हम अरस्तु को ही फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहें, तो सबसे जो बड़ा कारण है वो है कि राजनीति विज्ञान के प्रति जो वैज्ञानिक जो नज़रिया है, जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है, जो अरस्तु ने ही शुरू किया था, उसके जो अलावा जो और कारण है। दूसरा कारण ये कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान बनाने की अगर किसी ने कोशिश किया है तो अरस्तु ही है। तीसरा कारण ये है कि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक था, एक दार्शनिक था जो हमेशा वास्तविकता के धरातल पर रह के अपना काम किया। चौथा है कि वैज्ञानिक पद्धति का उसने प्रयोग किया, उसने अपनी पूरी थियरी में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। और सबसे जो बड़ा कारण है कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का उसने प्रतिपादन किया। तो ये तमाम जो कारण है, उस कारण के आधार पे हम कह सकते हैं कि अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का पिता है, प्लेटो नहीं। हम अपने छात्र छात्राओं को ये बता दूं कि मैं अगले क्रम में मैं अरस्तु की और सारी बातों का जिक्र करूंगा। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर, जो छोटा लेक्चर है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।